नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बसालस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। Realme ने अपना नया धमाका कर दिया है। Realme P3 Lite 5G लॉन्च हो गया है। इसमें है Dimensity 6300 प्रोसेसर, एक भरी पूरी 6000 mAh पावर की बैटरी और 6.67 इंच की बड़ी सी स्क्रीन। पीछे 32 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत शुरू होती है सिर्फ 10,499 रुपये से। मोटो की भी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। मोटो जी 2026 और मोटो जी प्ले 2026 दोनों के डिजाइन एक जैसे हैं, लेकिन फर्क कैमरा और बैटरी में है। मोटो जी 2026 में 6.7 इंच की स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और Dimensity 6300 प्रोसेसर है, वही जो Realme वाले में था। लगता है अब ये प्रोसेसर भी फ्रीलांसिंग करने लग गया है। जी प्ले 2026 में थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। रियर कैमरा 32 मेगापिक्सल और सेल्फी 8 मेगापिक्सल। वैसे मोटो की हालत देखकर लग रहा है कंपनी कह रही है, हमारे फोन में ज्यादा कुछ मत ढूंढो, प्यार से यूज करो। पोको M7 Plus भाई ने भी गेम में वापसी कर ली है। पहले 6 और 8 GB रैम में आता था, अब 4 GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन वही है, कोई भी फर्क नहीं। ये नया वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा 23 सितंबर से। OnePlus के प्रेसिडेंट साहब ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 15 में 120 हर्ट्ज से भी ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट होगा। पहले एक लीक आया था कि 165 हर्ट्ज हो सकता है, अब लगता है वो सही था। और भी लीक्स आए हैं। 6.78 इंच की स्क्रीन, 7000 mAh पावर की बैटरी और कुछ फोटो भी लीक हो गए हैं। Xiaomi ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि Xiaomi 16 नाम स्किप कर रहे हैं, सीधे Xiaomi 17 सीरीज लेकर आ रहे हैं और उसमें होंगे Xiaomi 17, 17 Pro और 17 Pro Max। Xiaomi 17 के लीक्स आए हैं। 6.3 इंच की स्क्रीन, तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल, आगे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7000 mAh पावर की बैटरी। और Pro Max में तो सेकेंडरी स्क्रीन भी हो सकती है, मतलब अब फोन भी बोलेगा मुझे पीछे से भी देखो। Samsung ने भी Galaxy F17 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये Galaxy A17 जैसा ही है, बस कलर ऑप्शन में थोड़ा बदलाव है। इसमें है 6.7 इंच की स्क्रीन, Exynos 1330 प्रोसेसर, 50+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप और 5000 mAh पावर की बैटरी। कीमत है 14,499 रुपये। सैमसंग वाले बोले फीचर्स वही हैं, बस नाम नया है। जैसे टीवी शो में एक्टर बदल जाता है लेकिन रोल वही रहता है। ओप्पो ने भी 3 नए फोन लॉन्च किए हैं, Oppo F31, F31 Pro और F31 Pro Plus। F31 में है 6.5 इंच की स्क्रीन, Dimensity 6300, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बैटरी वही सुपर हैवी 7000 mAh पावर। कीमत 22,999। F31 Pro में प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा तगड़ा है, Dimensity 7300 एनर्जी और बाकी सब लगभग वही। कीमत है 26,999। अब आते हैं बड़े भाई पर, F31 Pro Plus। इसमें है 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। बैटरी फिर वही 7000 mAh पावर। कीमत 32,999। लगता है ओप्पो ने तीनों फोन यूं बनाए हैं, जो EMI पे लेने वाले हैं उनके लिए F31, जो सीधा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं उनके लिए Pro Plus। HMD ने भी Wi-Fi 5G लॉन्च कर दिया है। इसमें है 6.67 इंच की स्क्रीन, Unisoc T760 प्रोसेसर, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। बैटरी है 5000 mAh पावर और प्राइस है सिर्फ 8,999। इतनी कम कीमत देखकर तो लग रहा है HMD वाले बोले हमें तो बस इतना चाहिए कि लोग बोले अरे ये भी फोन बनाते हैं। Vivo ने भी X300 सीरीज का टीजर डाला है और एंटीट्यूज को बता रहे हैं 4 मिलियन से ज्यादा, मतलब Dimensity 9500 होने के पूरे चांस हैं। Vivo X300 में हो सकता है 6.31 इंच की स्क्रीन, 200 मेगापिक्सल का जाइस कैमरा और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी। Samsung Galaxy S26 Pro के रेंडर्स भी लीक हो गए हैं। स्पेसिफिकेशन है 6.3 इंच की स्क्रीन, Exynos 2600 और Snapdragon 8 Elite Gen 5 का कॉम्बो और 4300 mAh पावर की बैटरी। अब सैमसंग वाले भी बोले कम बैटरी सही, पर प्रोसेसर तगड़ा होना चाहिए, जैसे चाय कम हो लेकिन मसालेदार हो। मोटो पैड 60 Neo भी लॉन्च हो गया है। इसमें है 11 इंच की स्क्रीन, Dimensity 6300 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी और 7040 mAh पावर की बैटरी। कीमत है 12,999। और आखिर में Oppo Pad 5 भी जल्द आ रहा है। इसमें होगी 12.1 इंच की बड़ी स्क्रीन, Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर और 10,300 mAh पावर की बैटरी। कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा। मुंबई में पहली बार पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन यानी मुंबई मेट्रो लाइन 3 अब ऑलमोस्ट तैयार है। अभी CMRS वाले लोग आखिरी सेक्शन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वर्ली से लेकर कफ परेड तक का हिस्सा, जो 12 सितंबर से शुरू हुआ है और अगले हफ्ते तक खत्म होने वाला है। भाई, अंडरग्राउंड मेट्रो का सफर अब सिरदर्द नहीं, मजा बन जाएगा, बिना धूप, बिना ट्रैफिक और बिना भाई पूरा साइड देना की आवाज। अब बात करते हैं थाने मेट्रो की। वहाँ UG रैम्प से बालकुम नाकर तक का जो पहला सिविल कंस्ट्रक्शन वाला काम है, उसके लिए 6 कंपनियों ने बोली लगाई है। भाई साहब, प्रोजेक्ट की वैल्यू है 1424 करोड़ रुपए और डेडलाइन है 30 महीने। मुंबई मेट्रो लाइन 2B, जो मैंडेल से चेंबूर को जोड़ेगी, उसका फेज 1 अब स्टैट्यूटरी सेफ्टी अप्रूवल्स के लिए भेज दिया गया है। यानी अब सरकार भी कह रही है चलो भाई, अब इसको ऑफिशियल बनाओ। अब चलते हैं बेंगलुरु हैदराबाद हाई स्पीड रेल की ओर। ये वो प्रोजेक्ट है जो हर इंजीनियर का सपना है और हर जमींदार का डर।
डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च 2026 में आने वाली है। अभी तो बस रिपोर्ट लिखी जा रही है, लेकिन लोग पहले ही पूछ रहे हैं, भाई फर्स्ट क्लास में एसी होगा ना? आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग 19 सितंबर को है। उसमें डिसाइड होगा कि विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को अलग अलग पैकेज में बांटा जाए या नहीं। मतलब जैसे शादी का खाना, एक में नॉर्थ ऑफ इंडिया फूड, एक में साउथ ऑफ इंडिया फूड, और बजट टाइट हो तो दोनों में सिर्फ पानी। अब आते हैं गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो पर। हरियाणा वाली सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऑपरेशंस को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से लेकर अब गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को देना है। और नया कॉरिडोर भी बन रहा है हुडा सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी तक, जिसमें होंगी पूरे 27 स्टेशन। जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहला डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन शुरू किया बडगाम से लेकर न्यू दिल्ली के आदर्श नगर तक। अब बात करते हैं पीएमजी की। वो पहुंचे पूर्णिया, बिहार, और वहां एकदम ताबड़तोड़ इनॉग्रेशंस किए पूर्णिया एयरपोर्ट का टर्मिनल, थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन भागलपुर, कोसी मेची रिवर लिंक का फेज 1, नेशनल मखाना बोर्ड। हाँ भाई, अब मखाने भी वीआईपी हो गए हैं, और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स अंडर एनआरएलएम स्कीम। मतलब एक दिन में इतना रिबन कटा जितना मेरे घर में शादी के दिन भी नहीं कटा था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया अपग्रेडेड टर्मिनल 2 अब 26 अक्टूबर को रीओपन होगा। चलो भाई, अब फ्लाइट लेट होने पर कम से कम एयरपोर्ट पे घूमने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। वहां के लोग सालों से एयर कनेक्टिविटी की डिमांड कर रहे थे। अब 2 पोटेंशियल साइट्स पहचान ली गई है, सुल्तानगंज और गोरादी, जहां प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी तो प्री फीजिबिलिटी स्टडीज चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो मछलीपट्टनम पोर्ट है वो अक्टूबर 2026 तक चालू हो जाएगा। 5,500 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट है और अब कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। भाई इतना बड़ा पोर्ट बनेगा कि शायद वहां टाइटैनिक भी यू टर्न मार ले। और सबसे लास्ट में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखा 27 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का। इसमें शामिल है एसआरएफ, एप्सिलॉन, बजरंग स्टील एंड पावर, सोवा सोलर और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम। कुल इन्वेस्टमेंट है 25,380 करोड़ रुपए। मतलब अब ओडिशा सिर्फ रस भरा नहीं, इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा। ग्रो, जो कि एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने सेबी के पास अपनी रिवाइज्ड डीआरएच फाइल कर दी है, क्योंकि वो 7,000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 50% बढ़कर 3,902 करोड़ रुपए हो गई और मुनाफा आया 1,824 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल तो लॉस में थे और इस साल भाई साहब प्रॉफिट में ऐसे घुसे जैसे 90 के दशक में गोविंदा जी किसी भी फिल्म में घुस जाते थे। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 904 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 378 करोड़ रुपए रहा। अब अर्बन कंपनी की बात करें, जो होम सर्विसेज का मार्केटप्लेस है। इनका स्टॉक मार्केट में जबरदस्त डेब्यू हुआ। आईपीओ प्राइस 103 रुपीज था और वीडियो के टाइम पर ये करीब 163 रुपए तक पहुंच गया। मतलब अगर आपके पास कोई होम सर्विसेज चाहिए थे तो ये कंपनी ने तो सारे इन्वेस्टर्स को होम रन मारा। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका रेवेन्यू 1,144 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 28.5 करोड़ रुपए रहा। मतलब रेवेन्यू से प्रॉफिट कम लग सकता है, पर ये तो स्टार्टअप वाला फर्स्ट ब्रेक के बाद पार्टी वाला केस है। इनक्रेड मनी, जो इनक्रेड ग्रुप का रिटेल इन्वेस्टमेंट आर्म है, ने 250 करोड़ रुपए रेज किया है और वैल्यूएशन करीब 1,650 करोड़ रुपए होगा। इनके पेरेंट कंपनी इनक्रेड होल्डिंग्स भी आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 1,500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 300 करोड़ रुपए प्री आईपीओ अलॉटमेंट है। वैसे आईपीओ की तैयारी में लगना ऐसा है जैसे किसी की शादी की तैयारी, सबको एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके रेवेन्यू 47% बढ़कर 1,872 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 18% बढ़कर 374 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा भी बढ़ रहा है, तो लगता है अब इन्वेस्टमेंट वाले भी इनक्रेड मनी को इनक्रेडिट देने लगे हैं। रेबल फूड्स, जो एक फुटेक यूनिकॉर्न है, ने 150 करोड़ रुपए का डेट फंडिंग लिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 1,420 करोड़ रुपए था और लॉसेस 42% घटकर 378 करोड़ रुपए हो गए। मतलब लॉसेस ऐसे घटे जैसे डाइटिंग पर जाके वेट घटा हो, बस फर्क ये कि लॉसेस की डाइट प्रॉफिटेबल हो रही है। इकोसोल, जो सस्टेनेबल होम एसेंशियल्स का ब्रांड है, ने $20 मिलियन रेज किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और इंडिया के बाहर भी अपने रिटेल को बढ़ाने में यूज होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 40% बढ़कर 26.8 करोड़ रुपए हुआ और लॉस 4.6 करोड़ रुपए रहा। फीनबॉक्स, जो क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फिनटेक है, ने $40 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग ली है, जिसे प्रोडक्ट और एआई इनोवेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस स्पीड से ये लोग एआई पे खर्च कर रहे हैं, लग रहा है अगली बार लोन अप्रूव करने से पहले एआई बोलेगा तुम्हारे सितारे इस हफ्ते थोड़े खराब चल रहे हैं, लोन रिजेक्ट। वंडरलैब एक मार्टेक प्लेटफॉर्म है जो 40.8 करोड़ रुपए रेज करने वाला है। वैल्यूएशन 796 करोड़ रुपए के करीब है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3 गुना बढ़कर 189 करोड़ रुपए हुई और प्रॉफिट 11 करोड़ रुपए रहा। लेड, जो डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस देता है, फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू में थोड़ा 0.4% की ग्रोथ हुई, 351.8 करोड़ रुपए और लॉसेज 69.7% घटकर 43.3 करोड़ रुपए रहे। EBITDA मार्जिन था -0.28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -9.7% और ये ₹1 और 17 पैसे खर्च करते हैं ₹1 कमाने के लिए। भाई ये तो वही बात हो गई, ट्यूशन सेंटर खोल के खुद मैथ्स में फेल हो गए। फिनेबल डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो 250 करोड़ रुपए रेज करने वाला है प्री सीरीज में। वैल्यूएशन करीब 1,300 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 181.7 करोड़ रुपए था और लॉस 5.88 करोड़ रुपए। भाई ये लोन देते हैं लेकिन खुद थोड़े पैसों के मोहताज लग रहे हैं। क्विक फंडिंग की खबरें भी हैं। लूसरा, जो लैब ग्रोन डायमंड स्टार्टअप है, ने 48 करोड़ रुपए रेज किए। प्ले सुपर, एक गेमिंग कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ने $1 मिलियन रेज किया। स्केल किट, सास स्टार्टअप, ने $5.5 मिलियन रेज किए। जेनरेशन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एक डीपेक स्टार्टअप, ने $1,50,000 रेज किया। यूनोवर, एचआर टेक और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ने $0.5 मिलियन जुटाए। पेलिकल फिनटेक कंपनी, ने $5 मिलियन रेज किए। अमानी, जो ब्यूटी ब्रांड है, ने $3 मिलियन उठाए। बियॉन्ड स्क्वायर सॉल्यूशंस, आईटी प्रोडक्ट एंटरप्राइज, ने $4 मिलियन जुटाए। और माइनक्स, एआई पावर्ड एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, ने 7.5 करोड़ रुपए रेज किए।
लगता है फंडिंग का मौसम चल रहा है, जहां देखो वहां पैसा बरस रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्वेस्टर्स बोले हों, तो बिजनेस कर या मैजिक ट्रिक दिखा, पैसा तो मिलेगा ही। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां प्राइम मिनिस्टर जी 30 सितंबर को मुंबई की पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन मुंबई मेट्रो लाइन 3 का आखिरी हिस्सा वली से कफरे तक इनॉग्रेट करने वाले हैं। और लोकल ट्रेन वाले अब अंडरग्राउंड वालों को देख के बोलेंगे, भाई ये तो बहुत अंदर तक गया है। अब बात करते हैं पटना की, जहां पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ लिया है। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने पटना मेट्रो डिपो, रोलिंग स्टॉक और 3 स्टेशन चेक कर लिए हैं, जो कि प्रायोरिटी कॉरिडोर लाइन 2 का हिस्सा है, पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक। गुड़गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सेक्टर 56 से लेकर पचगांव तक एक नई प्रपोज मेट्रो लाइन DPR के फॉर्म में रेडी है, बस हरियाणा सरकार से अप्रूवल मिलना बाकी है। टोटल कॉस्ट है 8,500 करोड़ रुपए और इसमें होंगे 28 स्टेशन। अब चलते हैं साउथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का फेज 2, जो कि 2,500 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा था, उसमें थोड़ा झटका लगा है। टर्मिनल 3 अब जून 2026 तक बनेगा, मतलब 6 महीने की देरी। एकदम वैसा ही जैसे हम लोग बोलते हैं, बस 5 मिनट में निकलती हूँ और फिर निकलते हैं आधे घंटे बाद। नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नया प्रपोज लाइन जोड़ेगा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को। जियो टेक्निकल सर्वे पूरा हो गया है और इसे गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट लिंक से भी जोड़ा जाएगा। खर्चा सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। इतना लिंकिंग हो गया है कि अब नोएडा वाला अगर फरीदाबाद में शादी में जाए तो रास्ते में 3 शहर और 5 ओपिनियंस मिलेंगी। अब बेंगलुरु में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो रहा है सिल्क बोर्ड जंक्शन पे, जो कि दिसंबर एंड या नए साल की शुरुआत तक चालू हो जाएगा। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अभी HSR लेआउट से BTM लेआउट को जोड़ने के लिए स्टील गर्डर्स लॉन्च कर रहा है। अब सिल्क बोर्ड वाला ट्रैफिक मीन नहीं बनेगा, लेकिन लोग याद करेंगे वो टाइम जब हम इसी जाम में 2 रिलेशनशिप की शुरू और अंत देख चुके थे। बेंगलुरु की ही एक और स्कीम टनल रोड वाला प्रपोजल अभी टेंडिंग में है। एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का DPR क्लियर हो गया है और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। टोटल कॉस्ट है 18,000 करोड़ रुपए और अगर सब कुछ सही रहा तो 25 सितंबर तक अप्रूवल मिल जाएगा और फिर दिसंबर से काम शुरू। अब बेंगलुरु में ऊपर भी रास्ता, नीचे भी रास्ता, बस लोग कहेंगे, भाई अब तो बेंगलुरु में गूगल मैप को भी GPS चाहिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाने की सोच रहा है, जो कि मौजूदा एयरपोर्ट से 4 गुना बड़ा होगा। अब आते हैं जेवर, जी हाँ, वही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इतना वायरल हो चुका है कि लोग सोचते हैं वहाँ टिकट से पहले फोटोशूट होगा। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जी ने बताया कि इसका इनॉग्रेशन 30 अक्टूबर को होगा और उसके 45 दिन के अंदर फ्लाइट्स भी चालू हो जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक तगड़ा फैसला लिया है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी 2025 को अप्रूव कर दिया है, जो अब 2050 तक चलेगी। टोटल बजट है 3,268 करोड़ रुपए और मकसद है कि महाराष्ट्र को डिजिटल क्रिएटिविटी का हब बनाया जाए। यानी अब अगर कोई बोले मैं एनिमेशन में काम करता हूँ तो मम्मी बोलेगी, वाह बेटा, सरकार वाला काम करता है। और हाँ, महाराष्ट्र में ही भंडारा गडचिरोली कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे का रिवाइज डिजाइन भी अप्रूव हो गया है। लैंड एक्विजिशन और बाकी खर्चा मिलाकर कुल खर्च होगा 931 करोड़ रुपए। आखिर में बात करते हैं तमिलनाडु वाले हिस्से की। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का जो स्ट्रेच तमिलनाडु में है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ गई है। पावर टावर्स और ट्रांसमिशन लाइन्स हटाने में देरी हो रही है। 102 टावर में से 22 अभी भी रास्ते में खड़े हैं। भाई, टावर भी सोच रहे होंगे हमें क्यों हटाया जा रहा है, हम तो बस खड़े थे। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi की, जिसने कंफर्म कर दिया है कि इस महीने चीन में Xiaomi 17, 17 Pro और 17 Pro Max धूमधाम से लॉन्च होंगे। अब Pro और Pro Max में पीछे इतना बड़ा कैमरा आइलैंड होगा और हाँ, पीछे एक छोटा सा सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिलेगा, ताकि जब पीछे से कोई बोले भाई फोटो भेज तो आप बोल सको भाई यही देख ले। तीनों ही फोन्स में मिलेगा नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट। अब चलते हैं Realme की तरफ। Realme 15 Lite आने वाला है और स्पेक्स कुछ ऐसे हैं। 6.67 इंच डिस्प्ले, Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर, 5000 mAh पावर की बैटरी, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और प्राइस शुरू हो सकता है 17,999 रुपये से। Realme वालों का नाम लाइट है, लेकिन लॉन्च की स्पीड देखकर लगता है रेड बुल पी के बैठे हैं। अब Xiaomi 15T भी ऑनलाइन लीक हो गया है। Dimensity 8400 अल्ट्रा, 6.83 इंच डिस्प्ले और 5500 mAh पावर की बैटरी। और Xiaomi 15T Pro में Dimensity 9400 प्लस भी आ सकता है। भाई, इन प्रोसेसर्स के नाम इतने कंफ्यूजिंग है कि अगर मैं मॉम को समझाने जाऊं तो वो बोलेंगी ठीक है बस राइस कुकर ही ले लो। Realme 15X का टीजर भी आ गया है और इसमें मिलेगा 7000 mAh पावर। प्रोसेसर होगा Dimensity 6300, 6.81 इंच डिस्प्ले और पीछे भी और आगे भी 50 मेगापिक्सल के कैमरा, मतलब सेल्फी लेने में कोई धोखा नहीं। अब आते हैं iQOO 15 पर लाइव रेंडर्स आ चुके हैं और फोन में मिलेगा एक कलर चेंजिंग बैक। हाँ, मतलब अब फोन आपके मूड के हिसाब से रंग बदलेगा। अंदर मिलेगा Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6.85 इंच डिस्प्ले और बैटरी इतनी बड़ी की कंफ्यूजन है। 7000 से 8000 mAh पावर के बीच कुछ तो मिलेगा और डुअल 50 मेगापिक्सल कैमरास होंगे LED स्ट्रिप के साथ। हाँ, एकदम डिस्को वाली फीलिंग। Moto G36 V10 वेबसाइट पर दिखा, जिसमें मिलेगा 6.72 इंच डिस्प्ले, 7000 mAh पावर बैटरी और कैमरा होगा 50+8 मेगापिक्सल का, सेल्फी 32 मेगापिक्सल। Vivo V60e के रेंडर्स लीक हो गए हैं और इसमें हो सकता है Dimensity 7300 और 6500 mAh पावर बैटरी। अब Vivo वालों की खास बात यह है कि वो फोन कम अल्फाबेट सूप ज्यादा लगते हैं। VYTE Lite Pro एक बार कस्टमर शोरूम पहुंच जाए फिर वो खुद भूल जाता है कि लेने क्या आया था। और Vivo V60 Lite 4G के भी स्पेक्स आए हैं। इसमें मिलेगा 6.77 इंच डिस्प्ले, Snapdragon 685, 50+8 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी और 6500 mAh पावर बैटरी। अब Vivo वालों ने शायद सोच लिया है कि बैटरी बड़ी होगी तभी कस्टमर टिकेगा।
अब बात करते हैं पोको M7 Plus की। ये फोन तो पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन अब उसका नया वेरिएंट आ रहा है जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगा। बाकी सब स्पेक्स वही पुराने हैं। ये फोन 23 सितंबर से मिलेगा 12,999 रुपये में। मतलब बजट वालों के लिए दिवाली जल्दी आ गई। ओप्पो वालों ने K15 सीरीज के लीक से कंफर्म कर दिया है कि भाई हम नंबर 14 स्किप कर देंगे, शायद 14 से डर लगता है। टॉप मॉडल में मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट। अब बात करते हैं Redmi K90 की। K3C सर्टिफिकेशन पर दिख गया है और इसमें होगा 100 वॉट का वायर्ड चार्जिंग। मतलब फोन चार्ज होगा इतनी स्पीड से कि नूडल्स भी पकने से पहले चार्ज पूरा हो जाएगा। और Redmi K90 Pro में मिलेगा स्नैपड्रैगन Elite चिपसेट और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा। और सबसे लास्ट में Vivo ने अनवेल कर दिए हैं Y31 और Y31 Pro। Y31 में मिलेगा 6.68 इंच का डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर, 6500 mAh पावर बैटरी और पीछे 50+ 0.08 मेगापिक्सल कैमरा। हाँ भाई 0.08, मतलब शायद सिर्फ डेप्थ सेंसर के लिए रखा है ताकि कैमरा अकेला न लगे। प्राइस है 14,999 रुपये। और Y31 Pro में मिलेगा 6.72 इंच डिस्प्ले, डिमेंसिटी 7300, 50+ 2 मेगापिक्सल कैमरा और 6500 mAh पावर बैटरी और इसका प्राइस होगा 18,999 रुपये। भाई देखो, लासन और टूब्रो यानी LNT को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है। मतलब काम पक्का। अब LNT संभालेगा मुंबई मेट्रो लाइन 4 और 4A का पूरा रोलिंग स्टॉक, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का जिम्मा। वडाला से लेकर कसरवदावली और गिमुक तक अब LNT की दही हांडी होगी। बस अब लोकल ट्रेन को रिटायरमेंट देने का टाइम आ गया है। अब अगली खबर सुनो। AK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, वो भी सीधे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से। अब ये कंपनी करेगी फेज 4 की लाइन 10 गोल्डन लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, जो एरोसिटी से टुबिकाबा तक जाएगी, और साथ ही इंदलोक से इंद्रप्रस्थ तक लाइन 5 का एक्सटेंशन भी वही इलेक्ट्रीफाई करेगा। अब बिजली गिरेगी तो पायल पे नहीं, मेट्रो पे गिरेगी। फिर से LNT मैदान में। इस बार MMRDA ने इन्हें दिया है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का कंट्रैक्ट। मतलब अब आपका मेट्रो कार्ड रिचार्ज नहीं कराओगे तो मेट्रो तुम्हें खुद शेम करेगी। ये सिस्टम लगेगा लाइन 9 पर, जो दहिसर से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक जाएगी, और लाइन 7A जो एयरपोर्ट कॉलोनी से CSMIA तक जाएगी। अब आते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली खबर पर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के BKC स्टेशन में एक्सकवेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 84% काम हो चुका है, बाकी 16% शायद चाय ब्रेक में अटक गया होगा। अब यूनियन मिनिस्टर जी ने एक नया आइडिया निकाला है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो लाइन जोड़ने का, जो खेरीडोला से यशोभूमि तक जाएगी। अभी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है, यानी ये अभी सोच रहे हैं, स्टेज पर है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात हो रही थी ना, उसमें अब एक और माइलस्टोन आने वाला है। एक टनल है 21 किलोमीटर लंबी, जिसमें से 4.9 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से और 15.5 किलोमीटर ओल्ड मेथड टनल बोरिंग मशीन से बनाई गई है। आकॉन्स कंपनी कर रही है ये काम। अब पुणे की बारी। यहाँ फ्रेंच कंपनी क्योलिस को मिला है कंट्रैक्ट पुणे मेट्रो लाइन 3 को चलाने का, जो हिंजवाड़ी से शिवाजीनगर को जोड़ेगी। अब देखना यह है कि फ्रेंच लोग पुणे की ट्रैफिक को समझ पाते हैं या फिर कहते हैं फ्रेंच में साइथा पॉसिबल। दिल थाम के सुनो, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब बना रहा है एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ सिटी सेक्टर 22F में। एयरपोर्ट के पास है, जेवार में। अब नोएडा वालों को वीकेंड में गोवा चलते हैं की जगह गोल्फ चलते हैं सुनाई देगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी कमाल कर रही है। अब डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 5 बड़े डैम्स को नया लुक देने जा रही है। साथनर, केलवारापल्ली, भवानी सागर, शोलियार और अपनिर। भाई इतना प्यार तो हम अपने पुराने व्हाट्सएप चैट्स को भी नहीं देते। साथ ही तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी फॉर्म में है। अब फेज 3 के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 4 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगे तंजावुर, चिदम्बरम, तत्कलाई और पापनाशम में। अब बिजली न आए तो कम से कम कंप्लेंट करने की जगह तो पता होगी। और लास्ट में कर्नाटका कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। विजयपुरा में बनेगा एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूरे 618.75 करोड़ में। और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अब तेजी से काम कर रहा है पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट पर। कमिश्नर को बोला गया है, भाई लैंड एक्विजिशन और मेजरमेंट का काम जल्दी खत्म करो, वरना ट्रैफिक वाले लोग खुद रोड बना लेंगे गूगल मैप्स देखकर। जो एक सेविंग्स ऐप है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऐसा धमाका किया कि लगा जैसे पिगी बैंक फोड़ के पैसा निकाला हो। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 324% बढ़कर पहुंच गया 208 करोड़ रुपए तक, और लॉस भी घटकर हो गया सिर्फ 35 करोड़ का। और सुनो, इस साल इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी भी बदली और उसी मैजिक से ग्रोस रेवेन्यू दिखाया सीधा 2450 करोड़ रुपए। भाई एक्चुअल कमाया कितना पता नहीं, पर दिखाया ऐसा जैसे अंबानी का कजन हो। अब बात करते हैं वॉलमार्ट इंडिया की, जिसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू को थोड़ा जिम करवाया, 2.6% बढ़कर पहुंचा 5331 करोड़। लॉसेस भी कम हुए 28.6% की कटौती के साथ अब नुकसान है 110 करोड़ का। पर सुनो मसाला, EBITDA मार्जिन है -0.35%, रिटर्न ऑन कैपिटल -1.85%, और ₹1 कमाने के लिए खर्च करता है ₹1.03। प्रॉफिट तो दूर की बात है, ये तो कैशबैक में ही उलझ गया। वाह मोमो की बात करें, इसने फाइनेंशियल ईयर 24 में 470 करोड़ रुपए की रेवेन्यू निकाली, लेकिन लॉस किया 114 करोड़ का। अब ये अपने सीरीज डी राउंड में 75 करोड़ रुपए जुटा रहा है एक्सपेंशन और जनरल खर्चों के लिए। मतलब और भी लॉस करेंगे, लेकिन नए ब्रांचेस में। इंफ्रा मार्केट अब कंपनी सीरीज जी में 731.5 करोड़ रुपए उठा रही है, और अगले महीने IPO का DRHP भी फाइल करने वाली है। 600 से 700 मिलियन डॉलर रेज करने का प्लान है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में दिखाया कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, बल्कि प्रॉफिट भी देता है। रेवेन्यू था 14,530 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 2.4 गुना बढ़कर पहुंच गया 378 करोड़ तक। भाई लगता है सीमेंट में गोल्ड मिला लिया।
कोडिंग निंजास ने फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा कोड ठीक किया। रेवेन्यू 26.4% बढ़कर पहुंची 67 करोड़ रुपए तक और लॉसेस 41.2% घटकर हुए 30 करोड़ रुपए। पर ईबिटा मार्जिन अभी भी -33.33% है और ₹1 कमाने के लिए ₹1.48 खर्च करते हैं। मतलब प्रिंट एफ प्रॉफिट लिखने का सपना अभी भी चल रहा है। अब आते हैं ओजीवा पर। ये न्यूट्रिशन और वेलनेस ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसने प्रोटीन शेक पी के दौड़ लगा दी। रेवेन्यू 148% बढ़कर हो गया 258 करोड़ रुपए और लॉस सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए तक घट गया। ईबिटा मार्जिन -1.21% और खर्चा ₹1.03 पर रुपये अर्न। मतलब हेल्दी तो हैं पर मार्जिन थोड़े कमजोर से हैं। अब सुनो सिल्वर पुश की कहानी। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू तो 11% बढ़कर पहुंचा 386 करोड़ रुपए, लेकिन पिछले साल जहां प्रॉफिट था अब हो गया लॉस 17.6 करोड़ रुपए का। स्पेस फील्ड्स एक डीप टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अभी प्री सीरीज ए राउंड में $5 मिलियन उठाए हैं। बोले मैन्युफैक्चरिंग स्केल करेंगे, सर्टिफिकेशंस लेंगे और टीम एक्सपैंड करेंगे। प्रिज्म जो ओयो की पेरेंट कंपनी है उसने चेक इन नाम से नया प्रीमियम वैल्यू होटल कलेक्शन लॉन्च किया है। बोले बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। बजट रूम से निकलकर अब रूम विद व्यू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अपने पहले इंस्टीट्यूशनल फंडिंग राउंड में $3 मिलियन रेज किए हैं। बोले टेक प्लेटफॉर्म मजबूत करेंगे, प्रोजेक्ट तेजी से करेंगे और ऑपरेशंस ग्रो करेंगे। मतलब क्लाइमेट बचाओ, फंडिंग बढ़ाओ। सप्लाई 6 जो एक D2C न्यूट्रिशन ब्रांड है, इसने 9.1 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग ली है। बोले प्रोडक्ट्स एक्सपैंड करेंगे, क्लिनिकल स्टडीज करेंगे और नए मार्केट्स में एंट्री मारेंगे। मतलब हेल्थ भी बनेगी और होराइजन भी। और आखिर में वैम टेक्नोलॉजीज ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है जिसने अपने पहले फंडिंग राउंड में 7 करोड़ रुपए उठाए हैं। बोले ईवी चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एलईवी डीसी चार्जर्स बनाएंगे। धन्यवाद।